नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। सोशल मीडिया अपनी बातों को रखने का सबसे सुलभ जरिया बन चुका है, लेकिन जब वो तय दायरे से बाहर जाए तो लगाम लगाना जरूरी हो जाता है। नए आईटी नियमों पर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी विवाद उस वक्त और गहरा गया जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया। हालांकि पहले उपराष्ट्रपति, फिर मोहन भागवत और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार के अकाउंट का ब्लू टिक कुछ देर बाद रीस्टोर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर सरकार सख्त हो गई। पूरा मामला देखिए, फिर खबर तो समझिए। ट्विटर देश और दुनिया में एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां छोटी सी बात का असर भी कुछ ही सेकंडों में दूर दूर तक होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आम लोगों के अलावा दुनिया भर के वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज का डेरा भी है। ये एक ऐसा जरिया है जहां ट्विटर पर मौजूद कोई भी शख्स एक दूसरे से न सिर्फ संपर्क साध सकता है बल्कि अपने मन की बातों को भी साझा कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर भले ही शब्दों की सीमा तय की गई है, लेकिन इसी शब्द सीमा का कुछ लोग देश विरोधी साजिशों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस बार ट्विटर को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है। और ये चेतावनी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर सनसनी बटोरने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले लोगों ने भी इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसीलिए ब्लू टिक पर छिड़े घमासान के बीच सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया है। दरअसल ट्विटर और सरकार के बीच विवाद ने उस वक्त जोर पकड़ा जब बीजेपी के कई नेताओं के ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश तथ्य बताया गया था। इसी के बाद से सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी तेज हो गई। यही वजह है कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी साफ कहा है कि सोशल मीडिया का कोई भी कानून देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आईटी मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्विटर को भारत के कानून में विश्वास करके ही काम करना होगा। और अब खबर तो समझिए, आखिर ट्विटर पर ब्लू टिक क्या होता है और इसे हटाने पर सरकार इतनी सख्त क्यों हो गई। दरअसल ट्विटर पर जिन लोगों का अकाउंट वेरीफाइड होता है उनके अकाउंट नाम के बाद एक ब्लू टिक नजर आता है। ये ब्लू टिक इस बात का प्रमाण होता है कि ये अकाउंट वेरीफाइड है। इससे फेक अकाउंट और असली अकाउंट में अंतर करना आसान हो जाता है। आज उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया था। अब सरकार की सख्ती के बाद फिर इसे बहाल कर दिया गया। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि ट्विटर किन परिस्थितियों में किसी वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक को हटा सकता है। अगर आपका अकाउंट लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो कंपनी ब्लू टिक को हटा सकती है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस नेता अहमद पटेल, एक्टर इरफान खान समेत कई लोगों के ट्विटर अकाउंट अब भी वेरीफाइड हैं और ब्लू टिक के साथ शो हो रहे हैं। जाहिर है सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए आईटी नियमों के पालन को लेकर अंतिम चेतावनी दी है और इसके बाद कम से कम उम्मीद होनी चाहिए कि इस तरह की कोशिश आगे आने वाले दिनों में अब नहीं होगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर 2025 तक का रोड मैप जारी किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल बेचने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले इथेनॉल को लेकर पीएम मोदी की बातें सुनिए, फिर खबर तो समझिए। इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38
करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है। यानी करीब करीब 8 गुना ज्यादा इथेनॉल खरीदा गया है। बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा, जो 21,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है। और अब खबर तो समझिए। इथेनॉल दरअसल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होती है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। बिहार में, खासकर उत्तर बिहार में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन होता है। कुछ चीनी मिलें भी हैं, लेकिन जितनी चीनी मिल की जरूरत है उतनी चीनी मिलें बिहार में फिलहाल नहीं चल रही हैं। बंद पड़े चीनी मिल की जमीन का इस्तेमाल बिहार सरकार इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने में करेगी और इसी बहाने चीनी मिलों के दिन भी बदलेंगे। और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अलग से इथेनॉल प्रोत्साहन नीति बनाया है। ऐसी नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और इथेनॉल के क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव भी बिहार को मिले हैं। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट के बाद बिहार की सियासत में उबाल है, जिसकी वजह यह है कि बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठने लगी है। जेडीयू जहां इसे पुरानी मांग बता रहा है, वहीं विरोधी पार्टियां इसी बहाने सरकार को टारगेट कर रही हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सियासी बवाल, फिर उठी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग। नीति आयोग की ओर से जारी 2020-21 की रिपोर्ट में विकास के मापदंडों में बिहार को फिसड्डी दिखाया गया है, जिसके बाद जेडीयू ने फिर से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग बुलंद कर दी है। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार झारखंड के विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं के लगातार दंश के बावजूद नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है, लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की वर्षों लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें। वहीं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने तो रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई ठीक से नहीं किया हो, सुनी बात पर कर दिया हो, सर्वे करने नहीं गया हो, इस कोरोना ये धरातल पर सर्वे नहीं किया हो, कहीं ना कहीं गलती है। कोई इंटेंशनली कोई भी केंद्र सरकार नहीं करेगी, कोई इंटेंशनली ये नहीं काम नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको लैप्सेस कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के चलते ऐसा हुआ। दरअसल बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू की पुरानी मांग है। जेडीयू समय समय पर इसे उठाता रहा है, लेकिन विरोधी जेडीयू के इस मुद्दे को सियासी चश्मे से देखते हैं। विशेष राज्य का दर्जा का सवाल है भाई, एक जनता दल की मांग केवल है, यह विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है और पिछड़े हुए राज्य जो हैं उसमें विकास के पिछड़ापन का जो मानक रहा हुआ बिहार ऐतिहासिक रहा है। तो इस संदर्भ में विधानमंडल ने इस पर सार्थक बहस किया, सब लोगों ने इस संबंध में अपनी राय व्यक्त की, सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ है। इसलिए ऐसे बयान, ऐसे विषय पर जो विकास से जुड़ा हुआ, इस पर राजनीति का कोई जगह नहीं होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में विकास के मामले में बिहार फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है, नीचे से फर्स्ट किया है बिहार। यही 16 वर्षों की उपलब्धि है एनडीए शासनकाल की। अब इसी से बौखला गई है जेडीयू। अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग की राग अलाप रही है जेडीयू। विशेष पैकेज दिला नहीं पाए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, अब ये क्या दिलाएंगे? जेडीयू नेताओं के द्वारा गाहे बगाहे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, इस संबंध में बयान आते रहते हैं। आखिर ये बयान
के सहारे ये कब तक अपनी अकर्मण्यता और विफलताओं को ढकेंगे? मुख्यमंत्री जी लगातार जब कुछ नहीं सूझता है तो केंद्र को पत्र लिख देते हैं, बोल देते हैं भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। उन्हें मालूम है कि विशेष राज्य का दर्जा अब किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा जी ने नया सगुफा छोड़ दिया। ये अलग बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को विकास के मापदंड पर फिसड्डी दिखाया गया, लेकिन यह भी सच है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार किसी भी राज्य को 50 से कम अंक नहीं मिले। 50 से कम अंक लाने वाले राज्यों को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। पिछली बार बिहार, उत्तर प्रदेश और असम इस श्रेणी में शामिल थे। अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए इस बार 50 से ऊपर अंक लाकर ये राज्य कर्ता राज्यों की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना क्यों चाहिए। दरअसल बिहार बड़ी आबादी वाला राज्य है। बिहार लैंडलॉक्ड राज्य है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। 38 में से 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। हर साल इन जिलों में बाढ़ तबाही मचाती है। हर साल बाढ़ से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा मिला तो फिर बिहार को क्या फायदा होगा। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से 90% अनुदान मिलता है। मतलब केंद्र सरकार से जो फंडिंग की जाती है उसमें 90% अनुदान के तौर पर मिलता है और बाकी 10% रकम बिना किसी ब्याज की। अब जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें केवल 30% राशि अनुदान के रूप में मिलते हैं और 70% रकम उन पर केंद्र का कर्ज होता है। और इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉरपोरेट इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है। अगर विशेष राज्य का जो जारी बजट है वो खर्च नहीं कर पाती है तो पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है। विशेष राज्य में अगर उस बजट का पैसा खर्च नहीं हो जाता है, लैप्स नहीं होता है, अगले बजट में के लिए जारी कर दिया जाता है। तो ये फायदे हैं। लेकिन अफसोस, दुर्भाग्य कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर पिछले 10 सालों से, या हम यूं कहें कि 2 दशकों से, 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होती रही है। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर पौधारोपण किया। साथ ही बिहार को हरा भरा बनाने के लिए राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की शुरुआत की। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप की नींव पड़ी। विश्व पर्यावरण दिवस का हर साल एक नया थीम होता है। बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर पौधारोपण कर लोगों को संदेश दिया। पर्यावरण दिवस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2021 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे 9 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने झारखंड के अलग होने के बाद 9% हरित आवरण को 15% तक बढ़ा दिया है। इसे ही 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ पौधा ही हमारी जिंदगी है और हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। खबर तो समझिए, दरअसल इस वक्त महामारी के हालात हैं। महामारी ने लोगों को प्रकृति की ओर मोड़ा है। नीतीश कुमार हरियाली को लेकर पहले से ही संजीदा हैं। बिहार में 9 साल से चल रहा है मिशन हरियाली। झारखंड से बंटवारे के बाद बिहार का हरित आवरण 9% रह गया था। 2012 में बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई और पृथ्वी दिवस 9 अगस्त 2020 तक 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए जाने थे, जबकि राज्य में 3 करोड़ 47 लाख पौधे लगाए गए और अब 9% से राज्य का हरित आवरण बढ़कर 15% हो गया है। 17% हरित आवरण हासिल करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। और आपसे भी अपील कि अपने आसपास जरूर पेड़ पौधे लगाएं। कोरोना के घटते केस के बीच अब रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन को चलाने का फैसला ले लिया है। पूर्व मध्य रेलवे आज से 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चला रही है। कुल 24 ट्रेनें, उनमें से 3 कल से चलेंगी, वहीं बाकी ट्रेनें आज से चलने लगी हैं। ट्रेनों का समय और रूट पहले की तरह होगा। बता दें कि कोरोना के कारण ये ट्रेनें रद्द कर दी गई थी।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और यात्रियों की घटती संख्या के कारण रद्द की गई कई पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे फिर से शुरू कर रही है। आज से बिहार में चलने वाली 12 जोड़ी ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है। इन ट्रेनों के चलने से बिहार के हजारों यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सभी ट्रेनों का ठहराव, समय और मार्ग पहले की तरह ही रहेगा और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इन पैसेंजर ट्रेनों के शुरू होने से बिहार के दरभंगा, सहरसा, राजगीर, गया, वैशाली, सोनपुर, कटिहार, समस्तीपुर के यात्रियों ने राहत की सांस ली है। जो यात्री हैं उन्होंने भी अब ट्रेन से यात्रा करनी शुरू कर दी है। आज पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 24 जो पैसेंजर ट्रेन है उनका परिचालन किया जा रहा है और लंबे समय से ये ट्रेनें लॉकडाउन में बंद कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन किया गया। चारों तरफ अब पटना जंक्शन पर चहल पहल बढ़ी है। और अब खबर तो समझिए, बिहार में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। कोरोना संक्रमण की पिछले 24 घंटे में ही बिहार में 1007 मरीज आए हैं। कई जिले अब ऐसे हैं जहां 10 केस भी नहीं हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.90% यानी करीब 98% पहुंच चुका है। लिहाजा धीरे धीरे बिहार अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। बाजार खुलने की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है। अब 4 की जगह 8 घंटे दुकानें खुलती हैं। लिहाजा रेल भी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और पिछले साल से ही रेलों का परिचालन बंद था। आंशिक तौर पर कई सारी ट्रेनें फिर शुरू की गई। हालांकि कई ट्रेनों को पहली लहर के बाद चालू कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से पटरी पर जिंदगी लौट रही है। लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है और अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। क्या आप अपनी छत पर सिर्फ कपड़े सुखाते हैं तो समझिए अपनी एक्स्ट्रा इनकम गंवा रहे हैं। किचन गार्डन बनाकर आप अपनी छत पर आसानी से खेती भी कर सकते हैं। लौकी, कद्दू और करेला ऐसी फसलें हैं जिन्हें आसानी से छत पर उगाया जा सकता है और इसमें खर्च भी कम है। पूर्णिया के एक किसान अपनी छत पर बने किचन गार्डन में जैविक तरीके से कई तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो आमतौर पर हम गमलों में फूल ही लगाते हैं। बढ़ती महंगाई और शहरीकरण के कारण जमीन की कमी होने लगी है। ऐसे में आजकल रूफ फार्मिंग कर छत पर छोटी सी जगह में भी कई तरह की सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं। इससे जहां स्वच्छ और ताजा सब्जी खाने को मिलती है, वहीं पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। पूर्णिया के शिवधाम में ऐसे ही एक किसान सखीचंद पंडित ने अपने घर की छत पर कई तरह की सब्जियों की खेती शुरू की है। ये 2000 स्क्वायर फीट का उसका छत है, जिसमें कि भिंडी, करेला, परवल, कद्दू, नेनुआ, टमाटर और तरह तरह का सब्जी लगाए हैं। 2000 स्क्वायर फीट की इस जगह में कई तरह की सब्जियां उगाई गई हैं। इस किचन गार्डन में उन्होंने मौसमी सब्जियां ही ज्यादातर उगाई हैं। सखीचंद पंडित अपनी छत पर जैविक तरीके से खेती करते हैं। इसके लिए वो गोबर और दूसरे जानवरों का कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें शुद्ध और पौष्टिक सब्जी मिलती है। यहाँ उगी सब्जियां सखीचंद खुद भी खाते हैं और आसपास के लोगों को भी खिलाते हैं। गोबर का खाद और बकरी के भंडारी ये देकर बाजारू कोई खाद पानी कोई दवाई नहीं देते हैं और बढ़िया वातावरण का सब्जी मिलता है। ढंग से खाते पीते ही अगल बगल दोस्त महिम साथी संगत का भी हेल्प करते हैं खाने पीने में और शुद्धता मिलता है। सुबह में आते हैं, 1 घंटा मोटर से पानी निपटा दिए, जड़ कोड़ दिए, साफ कर दिए, मतलब बढ़िया रोशनी, बढ़िया वातावरण भी मतलब देखने को मिलता है। रूफ फार्मिंग में फल सब्जियों के अलावा फूल भी लगाए जाते हैं, लेकिन सखीचंद ने अपनी छत पर सिर्फ सब्जियां ही उगाई हैं। उनके पास जमीन नहीं है, इस कारण वे अपनी छत पर ही किचन गार्डन लगाकर सभी तरह की सब्जियों की खेती करते हैं। जैविक तरीके से खेती करने के कारण सब्जियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है और पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। वो लोगों से भी पर्यावरण का ख्याल रखने और अपनी छत पर रूफ फार्मिंग करने की अपील कर रहे हैं। पूर्णिया वासी के लोग जो कि ये आप भी मतलब ऐसा कीजिए और खूब बढ़िया शुद्धता सब्जी साग सब्जी घर में खाइए।
रूफ फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है वो भी इसे अपनाकर ताजी सब्जियां खा सकते हैं। साफ और स्वच्छ हवा तो मिलेगी ही, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।